बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मलिक लॉ अकेडमी और हमारी लेक्चर सीरीज़ में QSO चल रहा है, कानून शहादत ऑर्डर, जिसको हम आपको PLD पब्लिशर्स की कमेंट्री से पढ़ा रहे हैं। और आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जो कि आर्टिकल 2 से रिलेटेड है। इंतहाई अहम लेक्चर, जिसको आर्टिकल 2 समझ आता है उसको QSO की समझ आती है। और आर्टिकल 2 एक ऐसा भाई टॉपिक है, एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें अगर आपका इंटरव्यू हो रहा हो सिविल जज का या एडिशनल सिविल जज का, तो कुछ जो पैनल्स होते हैं उनका ये फेवरेट आर्टिकल होता है। वो इसमें से इतने क्वेश्चंस रेज करते हैं कि बच्चे का यानी कि जो एस्पायरेंट होता है उसका आंसर देना महाल हो जाता है। लिहाजा मैंने आपके लिए इस पे बहुत काम किया है और आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है। मज़ीद अगर आपको इसमें से कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझना हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आर्टिकल 2, इंटरप्रिटेशन। हर जो स्टेट्यूट होता है, हर कानून होता है लेजिस्लेचर का लिखा हुआ, उसमें शुरू में एक आर्टिकल होता है जिसको डेफिनेशन क्लास कहते हैं या जिसको इंटरप्रिटेशन क्लास कहते हैं। ये इंटरप्रिटेशन क्या होती है? ये इंटरप्रिटेशन होती है कि जिसमें आने वाले जो भी लफ्ज़ होंगे उनका मतलब आपको पहले बता दिया जाता है। लिहाजा ये इंटरप्रिटेशन है, ये तशरीहाती क्लास है। इसमें मुख्तलिफ लफ्ज़ दिए गए होंगे जिनको आपको बताया जा रहा है। आर्टिकल 2, इंटरप्रिटेशन, और इसका सब 1, in this order unless there is anything repugnant in this subject or context, कि अगर आपको कहीं कोई चीज़ मुख्तलिफ देखी जा रही है, नज़र आ रही है, तो उसका वही मतलब होगा। लेकिन अगर इस ऑर्डर में कहीं आपको आने वाले जो हम प्रोविजंस बता रहे हैं उसमें जो कुछ बताया जाएगा वो सेम होगा। ये क्या है? 10 आर्टिकल इज़ एन इंटरप्रिटेशन क्लास। मौजूदा हमारा आर्टिकल क्या है? हमारा इंटरप्रिटेशन क्लास है। आर्टिकल 2.1.a, कोर्ट। कोर्ट का क्या मतलब होगा? आपको QSO में जहाँ कहीं कोर्ट का लफ्ज़ नज़र आएगा तो कोर्ट का क्या मतलब होगा? कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस। मैंने आपको आर्टिकल 1 पढ़ाया और मैंने उसमें उसको आपको एप्लीकेशन पढ़ाई कि ये जो QSO है ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ था कि इट विल बी नॉट एप्लीकेबल टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ये आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग्स पर कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। लिहाजा कोई आपसे पूछे क्या QSO आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल होता है, तो आपका आंसर होगा नो। ये बात हमें कहाँ से पता चली? ये बात हमें आर्टिकल 1 से पता चली और आर्टिकल 2.1a से पता चली। मैं आपको बार बार इसकी क्लासेस समझा रही हूँ, कानून पढ़ने का तरीका समझा रही हूँ। ये आपने इसको ए नहीं कहना, आपने इसको 2.1a कहना है, आर्टिकल 2.1a। तो लिहाजा ये जो 2.1a है वो क्या है? वो कहता है कि कोर्ट का क्या मतलब होगा। और कोर्ट में वो कहता है कोर्ट में तमाम जजेस होंगे, तमाम मजिस्ट्रेट होंगे और तमाम अशखास होंगे, लेकिन कोर्ट में आर्बिट्रेटर शामिल नहीं होगा। और कौन से तमाम शख्स शामिल होंगे? पर्सन्स लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस। ऐसा तमाम इंसान अदालत कहलाएगा, कोर्ट कहलाएगा, जिसको कानून ने इजाज़त दी है कि वो एविडेंस को इकट्ठा करे, वो एविडेंस को ले, वो एविडेंस ले। वो क्या कहलाएगा? वो कोर्ट कहलाएगा। तो शॉर्ट नोट्स में मैंने क्या बताया आपको कि कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट्स, ऑल पर्सन्स लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। ये जनरल रूल है कि तमाम के तमाम कोर्ट्स हैं। और इसकी एक्सेप्शन क्या है? इसकी एक्सेप्शन है आर्बिट्रेटर, कि आर्बिट्रेटर इज़ नॉट अ कोर्ट एट ऑल इन अकॉर्डेंस विद द QSO। इसके अब कमेंट्स की तरफ चलते हैं। दिस आर्टिकल इज़ एन इंटरप्रिटेशन क्लास। कोर्ट, द डेफिनेशन ऑफ द कोर्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव एंड इज़ फ्रेम्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ये कोई जामे किस्म की अदालत की डेफिनेशन नहीं है, बल्कि उन्होंने आपको QSO के पेश नज़र इसकी डेफिनेशन को बताया है। The important characteristics of a court is the power to administer oath to person examined before it in the course of judicial proceedings। इस कोर्ट का सबसे अहम बात क्या है? इस कोर्ट की सबसे अहम बात है कि आपने हलफ लेना है, आपने अदालती कार्रवाई में किसी को भी एग्जामिन करना है। अ कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर ऑर्डर 26 CPC being legally authorized to take evidence is a court। एक
कोई भी कमिश्नर है जिसको ऑर्डर 26 CPC के तहत कानूनी तौर पर कहा गया कि आप एविडेंस लें, वो क्या होगा, वो कोर्ट होगा। एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स ऑल फोरम लीगली empowered टू रिकॉर्ड एविडेंस हैव बीन डिफाइंड एज कोर्ट। एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर के अलावा कोई भी इंसान है, कोई भी शख्स है जिसको कानून ने कहा है कि आप एविडेंस लें, वो क्या कहलाएगा, वो कोर्ट कहलाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको दोबारा समझा दूं कि तमाम के तमाम जजेस, तमाम मजिस्ट्रेट, तमाम पर्सन्स जिनको लीगली इजाज़त है एविडेंस लेने की, वो कोर्ट है, लेकिन आर्बिट्रेटर कोर्ट नहीं है इन अकॉर्डेंस विद दी QSO। नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन है 21B ऑफ द QSO, डॉक्यूमेंट। ये हमारे लॉ में डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट की डिबेट चलती रहती है। ये मैं आपको फिर किस दिन समझाऊंगी कि डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट में क्या फ़र्क है। हमारा पाकिस्तान पीनल कोड भी डॉक्यूमेंट को डिफ़ाइन करता है और हमारा QSO भी डॉक्यूमेंट को डिफ़ाइन करता है। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। Document means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks, or by more than one of those means, intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी चीज़ जो कि एक्सप्रेस्ड हो या डिस्क्राइब, बयान की जाए। दो तरीक़ेकार हैं, एक्सप्रेस की जाए या डिस्क्राइब की जाए। कैसे की जाए? किसी भी सब्सटेंस पर, किसी भी चीज़ पर। सब्सटेंस का मतलब कुछ भी हो सकता है। और किस तरीके से आप एक्सप्रेस या डिस्क्राइब करें? बाय लेटर्स, हरूफ के ज़रिए, बाय फिगर्स, तस्वीरों के ज़रिए, और मार्क्स, निशानात के ज़रिए, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या इसमें से किसी एक से ज़्यादा तरीका इस्तेमाल करें। इंटेंडेड टू बी यूज्ड, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और विच मे बी यूज्ड, जो आपने इस्तेमाल किया हो। फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, कि किसी भी चीज़ को आप बयान करने के लिए, कुछ भी है उसको आप किसी भी चीज़ पर आप एक्सप्रेस करते हैं, वो क्या बन जाएगी? वो आपकी डॉक्यूमेंट बन जाएगी। ये तो है स्टैट्यूट। ये अब इतनी सी 4 लाइनें हैं, इसकी कितनी बातें हो सकती हैं। मैं आपको इलस्ट्रेशन से समझाती हूँ। जैसे इलस्ट्रेशन लिखा गया है, आ राइटिंग इज़ आ डॉक्यूमेंट, कि आप कोई भी चीज़ कहीं पर भी लिख लेते हैं, वो क्या बन जाती है? वो डॉक्यूमेंट बन जाती है। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ जो कि आपने प्रिंट की हो, आपने उसको फ़ोटो कॉपी करवाई हो, वो क्या बन जाएगी? वो डॉक्यूमेंट। अ मैप और अ प्लान इज़ आ डॉक्यूमेंट, आपने कोई मैप बनाया, कोई नक्शा बनाया, आपने कोई प्लानिंग की, वो भी क्या है? वो भी आपका डॉक्यूमेंट है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज़ अ डॉक्यूमेंट, आपने किसी लोहे की धात पर, किसी प्लेट पर, कहीं पर भी कुछ भी लिखा है, इंस्क्रिप्ट किया है, निशान लगाए हैं, कोई पॉइंट बनाया है, वो भी क्या है? वो भी डॉक्यूमेंट है। इवन आपने किसी पत्थर पर कोई निशान लगाया, कुछ लिखा, कुछ तस्वीर बनाई, वो भी क्या है? वो भी डॉक्यूमेंट है। आ कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट, आपकी कोई बिगड़ी शिगड़ी हुई कोई भी तस्वीर होगी, वो भी डॉक्यूमेंट होगी। ये हमारा जो QSO है, इसके अलावा भी हमारे जितने भी लॉज हैं, अगर आपको इनको अंडरस्टैंड करना हो तो आपने इसकी इलस्ट्रेशंस पढ़नी है। भले वो 1 हो, 10 हो, 20 हो, आपने हर इलस्ट्रेशन को पढ़ना है। उसका आपको क्या फ़ायदा होगा? उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। अब देखिए, आपने डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। अब देखिए, सब्सटेंस को लेकर उसने क्या बताया? उसने आपको मेटल प्लेट बताई, स्टोन बताया, फ़ोटोग्राफ बताया, रिटन डॉक्यूमेंट बताया, कैरिकेचर बताया। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब्सटेंस है, ये चीज़ें हैं। आप किसी दीवार पर लिख सकते हैं, आप किसी फ़र्श पर लिख सकते हैं, आप किसी जंगल में किसी दरख्त पर लिख सकते हैं, लकड़ी पर लिख सकते हैं, आप कहीं पर कुछ भी बयान कर सकते हैं। और वो आपकी जो बयान की गई चीज़ हो, वो ज़रूरी नहीं हरफों में लिखी हुई हो, वो आप किसी भी तरह का कोई सिग्नल भी बना सकते हैं, आप कोई साइन, कोई निशान भी लगा सकते हैं, इवन आप कोई तस्वीर भी बना सकते हैं, मार्क, आप कोई निशानी छोड़ जाते हैं, वो भी क्या बन जाता है? वो भी आपका डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है, ये लॉ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसका अब हम चलते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ। शॉर्ट नोट्स में क्या कहते हैं? लिखा है कि ऑल मैटर्स एक्सप्रेस्ड आर डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, or by more than one of those means, intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter.
तो ये मैंने उसको बिल्कुल अलग अलग करके पार्ट्स में बना कर दे दिया है। आप इससे भी समझ सकते हैं कि लेटर फिगर मार्क्स हो सकता है, एक्सप्रेस या डिस्क्राइब हो सकता है, तमाम के तमाम मैटर्स कुछ भी हैं, आप उसको किसी भी तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी डॉक्यूमेंट बन जाएगी। अब चलते हैं इसकी कमेंट्री की तरफ। इसकी कमेंट्री आगे आएगी, पहले आपको एविडेंस पढ़ा देती हूँ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 2(1)C एविडेंस। एविडेंस इंक्लूड्स, जहाँ कहीं आपको स्टैट्यूट में लफ्ज़ नज़र आ जाए ना इंक्लूड्स, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा टॉपिक है उसका जो मतलब है वो वास्ट हो गया। तो इंक्लूड्स में क्या मुराद है, ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय द विटनेसेस इन रिलेशन टू अ मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल स्टेटमेंट्स। तमाम के तमाम बयानात जो कि कोर्ट आपको इजाज़त देती है या कोर्ट आपसे कहती है कि आप मेरे सामने गवाहान पेश करें, किसके मुतालिक में पेश करें, जो कि फैक्ट अंडर इंक्वायरी है, वो तमाम के तमाम बयानात क्या कहलाए जाएंगे, वो कहलाए जाएंगे ओरल एविडेंस। ये पार्ट 1 है इसका पार्ट 2 क्या कहता है, ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वो तमाम की तमाम बातें, वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपको डेफिनेशन पहले पढ़ाई है कि डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है जो आप कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए पेश करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लिहाजा मैंने आपको एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के मिलाकर मैं आपको इसको कमेंट्स में से समझाती हूँ कि PLD ने इसके कमेंट्स किस तरह से लिखे हैं। अब अगर हम एविडेंस को शॉर्ट नोट्स में देखें तो एविडेंस की 2 टाइप्स हैं, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस क्या है, ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। तमाम के तमाम बयानात जिसकी कोर्ट इजाज़त कर देती है कि आप आएँ गवाहान मेरे सामने पेश करें उन फैक्ट से रिलेटेड जो कि अंडर इंक्वायरी हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। All documents produced for the inspection of the courts are called documentary evidence। मज़ीद हम चलते हैं इसकी कमेंट्स की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस। एविडेंस कितनी तरह की हो सकती है। एज पर PLD पब्लिशर देयर आर द 3 मेथड्स बाय विच अ फैक्ट में बी प्रूव्ड इन अ कोर्ट। 3 तरह के तरीक़ेकार होते हैं जिसके ज़रिए आप अदालत में कोई भी फैक्ट को प्रूव कर सकते हैं। पहला, बाय ओरल एविडेंस ऑफ द विटनेसेस, गवाहान ज़बानी तौर पर गवाही देते हैं। बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट इज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स पर की प्रोडक्शन के साथ होती है। आर बाय मटीरियल एविडेंस दैट इज़ बाय द प्रोडक्शन ऑफ अ मटीरियल ऑब्जेक्ट अदर देन अ डॉक्यूमेंट, या आप कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट देते हैं डॉक्यूमेंट से हट के। मैं आपको इसकी मिसाल दूं, जैसे एक बंदे ने दूसरे बंदे को कत्ल कर दिया और उसने पिस्टल से गोली चलाई, तो वो जो गोली होगी और वो जो पिस्टल होगा वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, वो मटेरियल एविडेंस होगा। इसके बाद चलते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक एविडेंस। एविडेंस क्या है। एविडेंस बीइंग अ कम्प्रीहेंसिव वर्ड इंक्लूडेड स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस, पार्टीज़ एंड डॉक्यूमेंट्स। एविडेंस क्या है। एविडेंस एक जामे किस्म का लफ्ज़ है और इसमें क्या शामिल होती है, इसमें गवाहान के बयानात शामिल होती हैं, पार्टीज़ के बयानात शामिल होते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी शामिल होते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स, विच आर प्रोड्यूस इन अ कोर्ट आर अ जुडिशियल फोरम टू प्रूव आर डिसप्रूव द केस, जो कि आप अपने केस को साबित करने के लिए या गलत साबित करने के लिए अदालत या किसी भी अदालती फोरम के सामने पेश करते हैं। एविडेंस एज अ टर्म यूज्ड इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मीन्स द फैक्ट, टेस्टिमनी एंड डॉक्यूमेंट्स which may be legally received in order to prove or disprove the facts under inquiry। एविडेंस का जो लफ्ज़ है जो अदालती कार्रवाई में इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है तमाम के तमाम फैक्ट्स, हक़ाइक़, टेस्टिमनी, गवाहियाँ और तमाम की तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर कोई जो हुक्म दिया जाता है साबित करने के लिए या गलत साबित करने के लिए किसी भी फैक्ट को जो कि अंडर इंक्वायरी, जो कि प्रोसीजर में चल रहा हो, जिस पर बातचीत हो रही हो, जिसको आपने साबित करना हो, उससे रिलेटेड आप कोई भी गवाही पेश करते हैं, आप कोई भी फैक्ट्स पेश करते हैं,
कोई भी डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं वो क्या कहलाती है, वो डॉक्यूमेंट्स कहलाती हैं, वो एविडेंस कहलाती है। सॉरी, वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी क्या कहलाती हैं, वो भी एविडेंस कहलाती हैं। पार्टी प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट्स इन एविडेंस वुड हैव टू सफ़र कॉन्सिक्वेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ सच डॉक्यूमेंट। अगर कोई पार्टी कोई डॉक्यूमेंट पेश करती है तो उसके नतीजे में जो भी उसको नताइज का सामना करना पड़ेगा वो उसको सामना करने की पाबंद होगी। एक जो कोई भी मामला होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया या एग्रीमेंट टू सेल हो गया, अगर वो अदालत में पेश किया जाएगा तो उसके नतीजे में जिस पार्टी का जो राइट, जो ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी बनती होगी वो उसको देखने के, उसको उसका जवाब देने के पाबंद होगी, उसको फॉलो करने उस पर ऑब्लिगेटरी होगा। Admission in written statement is not evidence in the case, and affidavit by itself would not be taken to be evidence. आप कोई भी जवाब दावा लिख रहे हैं जिसमें आप कोई चीज़ तस्लीम कर रहे हैं वो आपकी एविडेंस नहीं होगी, और कोई भी केस है जिसमें आपने एफिडेविट जमा करवाया है, बयान हल्फी जमा करवाया है, वो भी आपका एविडेंस नहीं होगा। अब यहाँ से आपको दो बातें समझनी चाहिए कि हम जो सिविल केसेस में प्लेंट लिखता है और डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट लिखता है, और रिटन स्टेटमेंट में हम जो QSO में पढ़ते हैं कि जो एडमिशन होता है वो क्या होता है, वो भी क्रिमिनल केसेस में कन्फेशन होता है और सिविल केसेस में एडमिशन होता है। लेकिन एडमिशन किसी चीज़ को तस्लीम करना होता है, वो एविडेंस नहीं होता। लिहाजा ये हमें कहाँ से पता चली, ये हमें QSO से पता चली कि जो एडमिशन होता है रिटन स्टेटमेंट में, वैसे कोई बंदा एडमिट कर ले वो हो सकता है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन रिटन स्टेटमेंट का जो एडमिशन होगा इट विल बी नॉट एन एविडेंस। और इसी तरह से कोई एफिडेविट भी होगा वो भी एविडेंस नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो हमने एविडेंस पढ़ी, पहले हमने डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ी एविडेंस की। तो एविडेंस ओरल भी होती है और रिटन भी होती है, डॉक्यूमेंट्री भी होती है। तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो किस तरह की होती है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एविडेंस इज डिफाइंड इन आर्टिकल 73. It means the original document itself produced for the inspection of the court. कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसको आप ओरिजिनली कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए पेश कर देते हैं, कोर्ट की तसल्ली के लिए पेश करेंगे, वो क्या कहलाएगी? वो आपकी प्राइमरी एविडेंस कहलाएगी। अगर आप अपना ID कार्ड दे देते हैं कोर्ट को, वो क्या होगा? वो आपका प्राइमरी एविडेंस होगा। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट given in some other manners than by the production of the original document. अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अलावा आप फोटोकॉपी पेश कर देते हैं, वो क्या होगी? वो आपकी सेकेंडरी एविडेंस होगी, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी। आर्टिकल 74 स्टेट्स द काइंड्स ऑफ द सेकेंडरी एविडेंस दैट आर एडमिसिबल अंडर द कानून शहादत। आर्टिकल 74 बताता है कि कब आप प्राइमरी की जगह सेकेंडरी एविडेंस को पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंस। कहाँ आप डायरेक्ट एविडेंस दे सकते हैं और कहाँ आप पर सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ये क्या होगा? एविडेंस इज क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स, नेमली डायरेक्ट एंड सर्कमस्टांशियल। डायरेक्ट एविडेंस इज द टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेसेस एज टू एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इन इशू। डायरेक्ट एविडेंस क्या है? ये शहादत है, ये गवाही है। किसकी? गवाह की, विटनेस की। टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस, जो चश्मदीद गवाह होते हैं या वैसे जो गवाह होते हैं, वो जो शहादत देते हैं कि हमने ये काम होते देखा या ये काम होते नहीं देखा। कौन सा मामला? फैक्ट इन इशू। Circumstantial evidence is a proof of the collateral circumstances from which the existence of a fact in issue may logically be inferred. Circumstantial evidence क्या होती है? कि उसके साथ मिलता जुलता जो हादसा हुआ, कोई भी प्रूफ है जो कि लॉजिकली हम उससे कोई ना कोई बात निकाल सकते हैं जो कि फैक्ट इन इशू होगा, वो कहलाएगी हमारी सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो ये कुछ एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और प्राइमरी, सेकेंडरी, डायरेक्ट एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ये उनके कुछ कमेंट्स और एक्सप्लेनेशन हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है फैक्ट। फैक्ट क्या होगा इन QSO? फैक्ट इंक्लूड्स, इसकी जो प्रोविजन है वो है 21D,
और 21D1 आगे क्या कहता है कि फैक्ट इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ अ थिंग और अ रिलेशन ऑफ अ थिंग। कोई चीज़, किसी चीज़ की कोई हालत या किसी चीज़ का कोई ताल्लुक, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, वो इस काबिल हो कि हम उसको हवासों के ज़रिए समझ सकें। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज़ कॉन्शियस, कोई भी जहनी हालत जिसके बारे में कोई इंसान शऊरी तौर पर समझता हो। तो ये दोनों चीज़ें, एक है हमारा फिज़िकल फैक्ट्स और दूसरे बनती है हमारी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। इन दोनों के बारे में मिसालें क्या हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉ को समझने के लिए इलस्ट्रेशंस बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। आपने इनको स्किप नहीं करना, आपने इनको समझना है। दैट देयर आर द सर्टन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टन ऑर्डर इन अ सर्टन प्लेस इज़ अ फैक्ट। पहली मिसाल क्या है? कुछ ख़ास चीज़ें हैं, आपने उनको किसी ख़ास तरतीब पर किसी ख़ास जगह पर रखा है, ये क्या है? ये फैक्ट है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि जो रोड्स बन रहे होते हैं उन पर येलो कलर्स की कोन्स पड़ी होती हैं, या अगर मोटरवे पर आप जाएं वहाँ पर कोई ट्रैफिक मतलब कोई रोड ख़राब हो तो वहाँ पर जो येलो कलर्स की कोन होती है उनको एक ख़ास तरतीब के साथ रखा जाता है। वो क्या होता है? वो एक सिग्नल होता है कि यहाँ से आपने इस तरह से केयर करके गुजरना है। दैट अ मैन हर्ड और saw समथिंग इज़ अ फैक्ट, इंसान ने कुछ देखा या कुछ सुना, ये भी क्या होगा? ये भी फैक्ट होगा। दैट मैन सेड सर्टन वर्ड्स इज़ अ फैक्ट, हमने किसी को कुछ कहा, कुछ ख़ास लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, वो भी क्या होगा? वो भी फैक्ट होगा। दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टन ओपिनियन, हैज़ अ सर्टन इंटेंशन, acts in a good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was a specified times conscious of a particular sensation is a fact। ए बी सी जो है ये हैं हमारे फिज़िकल फैक्ट्स, और जो डी क्लास है वो क्या है? वो है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। क्या चीज़? दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टन ओपिनियन, एक इंसान की ख़ास राय है। मिसाल के तौर पे कोई इंसान कहता है कि भाई इमरान खान जो है वो पारसा है, वो करप्ट नहीं है, नून लीग करप्ट है, या कुछ भी आप किसी के मुतालिक कोई भी राय रखते हैं, वो क्या है? वो आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट है। हैज़ अ सर्टन इंटेंशन, आपकी ख़ास नीयत हो, आप किसी को कत्ल करना चाहते हो, आप किसी के साथ मुआहदा करना चाहते हो, आप किसी के साथ कोई धोखा देना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो। एक्ट इन अ गुड फेथ और फ्रॉडुलेंटली, आप कोई काम अच्छी नीयत से करते हैं या कोई काम धोखाधड़ी के करने से करते हैं, ये क्या होगा? ये होगा आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट। आर यूज़ अ पार्टिकुलर वर्ड इन अ पार्टिकुलर सेंस, आप कोई ख़ास लफ्ज़ किसी ख़ास सेंस में, मिसाल के तौर पे आपको पता है कि एक इंसान जो है ना किसी लफ्ज़ से चिढ़ता है, उसको इस लफ्ज़ से यानी कि साइकोलॉजिकली नफ़रत है, वो गुस्सा हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, आप उसके सामने वो ख़ास लफ्ज़ इस ख़ास नियत से बोलते हैं कि ये वाकई हाइपर हो जाए और रिएक्ट करें, ये भी क्या होगा? ये भी फैक्ट होगा। आर इज़ आर वाज अ स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस ऑफ अ पार्टिकुलर सेंसेशन इज़ अ फैक्ट, या वो किसी वक्त किसी ख़ास हालत, किसी ख़ास सोच, किसी ख़ास ख्याल में था, तो ये क्या होंगे? ये हमारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होंगे। दैट अ मैन हैज़ अ सर्टन रेपुटेशन इज़ अ फैक्ट, एक इंसान की कोई जो ख़ास इज़्ज़त है वो भी क्या है? वो भी एक फैक्ट है। इसकी अब हम चलते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ। पहला है ए फैक्ट, फिजिकल फैक्ट्स, एनीथिंग, स्टेट ऑफ अ थिंग और अ रिलेशन ऑफ अ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, कोई चीज़, किसी चीज़ की कोई हालत, किसी चीज़ का कोई ताल्लुक जो कि इस काबिल हो कि हम उसको अपने हवासों से समझ सकें, वो क्या कहलाएगा? वो फिज़िकल फैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या है? एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज़ अ कॉन्शियस, कोई भी दिमागी हालत जिसके बारे में कोई भी इंसान कॉन्शियस होगा, वो क्या कहलाएगा? वो साइकोलॉजिकल फैक्ट कहलाएगा। अब चलते हैं हम इनके कमेंट्स की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस ये मैंने आपको पहले भी एक स्लाइड में पढ़ाया है, और मज़ीद क्योंकि ये फैक्ट से रिलेटेड है इसलिए मैंने आपको दोबारा भी पढ़ा रही हूँ। देयर आर 3 मेथड बाय विच अ फैक्ट मे बी प्रूव इन अ कोर्ट। अब जो आप एविडेंस ला रहे होंगे वो आप या तो किसी फ़िज़िकल फैक्ट्स के मुतालिक ला रहे होंगे या आप किसी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के मुतालिक, इसलिए ये जो फैक्ट्स हैं आपने उनको साबित करना है। इसी वजह से मैंने दोबारा क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस को यहाँ ऐड करके
आपको समझाने की गर्ज से डाला है ताकि आप समझ सकें कि आपने जो एविडेंस लानी है वो आपने किसी फैक्ट को साबित करने के लिए लानी है, ना कि आप किसी दूसरी बात को के लिए एविडेंस लाएं। तो देयर आर 3 मेथड बाय विच अ फैक्ट में बी प्रूव्ड इन अ कोर्ट, लाइक बाय ओरल एविडेंस ऑफ द विटनेसेस, गवाहान की ज़बानी गवाही से, जो कि उसका कोई भी फिजिकल फैक्ट्स हो सकता है। बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्री मामला होगा आप उसके लिए लाजमी डॉक्यूमेंटेशन पेश करते हैं। लाइक एक फ़ीमेल क्लेम करती है कि आई एम मैरिड टू हर, या मैं उसके साथ शादीशुदा हूँ, मर्द कहता है या औरत कहती है, जो भी लगाता है, तो दूसरे को अपना निकाहनामा पेश करना पड़ता है। ये क्या होगा? ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। लेकिन हमारे इस्लाम में ऐसा एक्सेप्शनल केस, मतलब हमारे पाकिस्तान में ये जो मुस्लिम फैमिली लॉज है, इनके ये जो एप्लीकेशन है ये ज़रा कंट्रोवर्शियल सी है। लिहाजा इस तरह से कोई कहता है कि मुझे इसने ये प्लाट बेचा है, तो उसके लिए लाजमी तौर पर हमारा जो कानून है वो कहता है कि इसका रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन हो और रजिस्टर्ड हो, तो वो जब वो डॉक्यूमेंट पेश करेगा तो उसका फैक्ट साबित हो जाएगा। बाय द मटीरियल एविडेंस, दैट इज़ बाय द प्रोडक्शन ऑफ द मटीरियल ऑब्जेक्ट अदर देन अ डॉक्यूमेंट, कि कोई भी इंसान कोई भी मटीरियल ऑब्जेक्ट पेश करता है डॉक्यूमेंट से हट के, तो उसके ज़रिए भी वो अपने जो फैक्ट है उसको साबित कर सकता है। तो फैक्ट क्या है? फैक्ट फॉल्स इन 2 क्लासेस, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि फ़ैक्ट की डेफिनेशन और फैक्ट की मिसालें और उसके शॉर्ट नोट्स। अब फैक्ट की कौन सी 2 क्लासेस हैं? फिज़िकल फैक्ट्स ए और साइकोलॉजिकल फैक्ट बी। दैट इज़ दोज विच कैन एंड दोज विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंसेस। जो फिज़िकल फैक्ट्स होते हैं हम उनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को हम छू नहीं सकते। अगर आप किसी के साथ जेलिस फील करते हैं तो आप इसको छू तो नहीं सकते। ऑफ फैक्ट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंसेस, इंटेंशन, फ्रॉड, गुड फेथ, नॉलेज में बी गिवन एज एग्जाम्पल, कि जिन चीज़ों को आप छू नहीं सकते, आपकी नियत हो गया, धोखा हो गया, आपकी अच्छी नियत हो गई, आपका इल्म हो गया, ये वो मिसालें हैं जो कि साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की हैं और आप इनको छू नहीं सकते। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आर एज मच admissible as physical facts for the purpose of proving or disproving the matter to which they relate। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स उतने ही अहम होते हैं जितने हमारे फिज़िकल फैक्ट्स होते हैं, किसी बात को साबित करने के लिए या किसी बात को डिसप्रूव करने के लिए। द ऑर्डर गिव्स 5 illustration टू द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्स। ये जो मैंने आपको फैक्ट्स की डेफिनेशन पढ़ाई है प्रीवियस स्लाइड में, उसकी 5 मिसालें दी गई हैं। इलस्ट्रेशन ए, बी एंड सी ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये फिज़िकल फैक्ट्स की मिसालें हैं। वेयर इलस्ट्रेशन डी एंड ई रिलेट्स टू दी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। एक इंसान दावा करता है कि मैं बहुत इज़्ज़तदार हूँ, तो ये भी क्या है? ये भी उसका साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है रेलेवेंट एंड एडमिसिबल। कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं और कौन से फैक्ट्स एडमिसिबल होते हैं। आपका जो हर फैक्ट होता है, आप हर फैक्ट पर गवाहियाँ नहीं पेश कर सकते, या कानून की नज़र में हर फैक्ट्स एडमिसिबल नहीं होता। ये अब हम पढ़ते हैं। रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी डू नॉट स्ट्रिक्टली डिनोट द सेम थिंग। रेलिवेंट मीन्स व्हाट इज़ लॉजिकली प्रोबेटिव, एडमिसिबल एंड व्हाट इज़ लीगली रिसीवेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वो कहते हैं जो रेलिवेंसी है और एडमिसिबिलिटी है ये एक ही चीज़ नहीं है। रेलिवेंट का मतलब क्या है कि क्या चीज़ लॉजिकली प्रोबेटिव है और क्या चीज़ हमारे लिए काबिल कबूल है, एडमिसिबल है। इन द कोर्ट ऑफ द लॉ हम किस चीज़ को काबिल कबूल कर सकते हैं। एज विगमोर सेज, एडमिसिबिलिटी सिग्निफाइज दैट अ पार्टिकुलर फैक्ट इज़ रेलिवेंट, कि अगर कोई चीज़ काबिल कबूल होगी तो वो फैक्ट क्या होगा? वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। एंड समथिंग मोर दैट इट हैज़ आल्सो सेटिस्फाइड ऑल एक्सिलरी टेस्ट एंड इंस्ट्रिक्ट पॉलिसीज लेड डाउन बाय द लॉ अंडर कानून शहादत ऑर्डर। हाउएवर ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स आर एडमिसिबल, कि जो तमाम के तमाम रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं वो काबिल कबूल होते हैं। ये विल्गमोर्स के बारे में बताया गया कि एडमिसिबिलिटी क्या बताती है? वो बताती है कि जो फैक्ट है वो रेलिवेंट है, तभी हमारे लिए ये क्या है? ये एडमिसिबल है। ये रेलिवेंट फैक्ट और एडमिसिबल फैक्ट्स आगे आनी हैं। इसमें आगे एक अमेंडमेंट की गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से रिलेटेड है, वो मैं पढ़ा देती हूँ। द एक्सप्रेशन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, advanced electronic signature and security procedure shall bear the meaning given in the Electronic Transaction Ordinance 2002।
ये जितने भी लफ्ज़ दिए गए इनका मतलब क्या होगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 में पेश किया गया। द एक्सप्रेशन सर्टिफिकेट where the context so admits include the meaning given to it in the electronic transaction ordinance 2002। जो सर्टिफिकेट है उसका भी वही मतलब है जो कि हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 में पेश किया। इसके शॉर्ट नोट्स में मॉडर्न डिवाइसेस में क्या है, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, advanced electronic signature, security procedure bear the meaning given in the electronic transaction ordinance। वही मतलब होगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस में दिया गया होगा। ये तो कुछ जो हमारी ABCDE प्रोविजंस थी ये हमारा आर्टिकल 2(1) से रिलेटेड थी। अब हमारे पास है आर्टिकल 2(2), ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 2। इसके जो प्रोविजंस हैं इनको समझना बेइंतहा ज़रूरी है। ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन क्लास नहीं है, ये क्रक्स है QSO का, तो आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है। जो मैंने आपको रेलिवेंट और एडमिसिबल फैक्ट्स के बारे में पहले बताया है वो अब यहाँ एक्सप्लेन हो रहा है इन आर्टिकल 2(2) में। ये क्या कहता है, ये कहता है वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू एन अदर व्हेन वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट। वो कहते हैं कि एक फ़ैक्ट दूसरे फैक्ट से क्या होगा, रेलिवेंट होगा जब वो एक दूसरे से मिला हुआ होगा, और वो किस तरह से कनेक्टेड होगा, जैसे आपको QSO की प्रोविजंस ने कहा है। ये मैंने शॉर्ट नोट्स आपके लिए बनाए जो कि लिखता है क्या है, रेलिवेंट फैक्ट कनेक्टेड विद द अदर्स इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड इन QSO। वो तमाम के तमाम फैक्ट्स रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि QSO के अकॉर्डिंगली किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं। रेलिवेंट फैक्ट की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको स्लाइड में पहले बताई है कि रेलिवेंट और एडमिसिबल फैक्ट्स क्या होते हैं, और ये उसकी डेफिनेशन थी इन आर्टिकल 2। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 2(3। ये क्या कहता है, द एक्सप्रेशन फैक्ट्स इन इशू इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability, asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follow। वो कहता है जो फैक्ट इन इशू है इसमें शामिल होते तमाम के तमाम फैक्ट्स जिसके ज़रिए वो बज़ाते खुद या उसके साथ कनेक्शन के ज़रिए कोई भी दूसरे फैक्ट्स जिसके ज़रिए किसी चीज़ का होना या ना होना, उसकी नेचर, उसकी एक्सटेंट, कोई आपका राइट, कोई लायबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी जो कि आप एजर्ट कर सके या डिनाई कर सकें, जो कि आप हासिल कर सके या इनकारी कर सके किसी सूट में, किसी प्रोसीडिंग में, जिसको आप फॉलो कर सकें, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं फैक्ट्स इन इशू। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखता है, वो लिखता है वेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर एनी कोर्ट्स रिकॉर्ड एन इशू ऑफ फैक्ट द फैक्ट टू बी एजर्टेड आर डिनाइड इन द आंसर टू सच इशू इज़ अ फैक्ट इन इशू। कि कोई भी प्रोविजन है किसी भी लॉ की सिविल प्रोसीजर में कोई कोर्ट फैक्ट इन इशू रिकॉर्ड करती है, उसको आप मानने या इनकार करने के लिए जो भी फैक्ट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो फैक्ट्स इन इशू कहलाएंगे। इसकी मिसालें क्या हैं, ए इज़ अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ए पर इल्ज़ाम है कि उसने बी को कत्ल किया है। एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स में बी इन इशू, दर्ज झेल फैक्ट्स इन इशू होंगे कौन से, दैट ए कास्ट बी डेथ, क्या ने बी को मारा है, दैट ए हैड इंटेंडिंग टू कास्ट बी डेथ, क्या वाकई ए बी को मारना चाहता था, दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव्ड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, क्या ए को उसने प्रोवोक किया था, उसको उकसाया था कि वो उसका कत्ल कर दे। ये तमाम के तमाम क्या होंगे, ये तमाम के तमाम फैक्ट्स इन इशू होंगे। ये उसकी मिसालें थी और ये उसके शॉर्ट नोट्स हैं। एनी फैक्ट फ्राम विच ईदर बाय इटसेल्फ आर इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट, एनी राइट, ये कोई भी चीज़ आप निकाल सकें, ये क्या कहलाएगा, ये फैक्ट इन इशू कहलाएगा, जिसमें लायबिलिटी या डिसेबिलिटी एजर्टेड आर डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलोइंग, ये क्या कहलाते हैं, ये फैक्ट इन इशू कहलाते हैं। और इसकी मिसाल क्या है,
वो कहते हैं कि जो नोट्स हैं, जो हमारे कमेंट्स हैं, वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं अगर आपने फैक्ट इन इशू को समझना हो तो आप आर्टिकल 18 को समझें। तो मैं आपको आर्टिकल 18 को समझाते हुए फैक्ट इन इशू दोबारा समझा दूँगी। फ़िलहाल के लिए इसकी आप अंडरस्टैंड कीजिए। मज़ीद अगर आपको परेशानी होगी तो आर्टिकल 18 के साथ कनेक्ट करके मैं इसको समझा दूँगी, क्योंकि आर्टिकल 2 पहले ही लेंथी है, तो उसका जो लेक्चर है वो और लेंथी होने से बचाने के लिए मैंने आर्टिकल 18 को यहाँ डिस्कस नहीं किया। आर्टिकल जो 18 है उसको मैं आने वाले लेक्चर्स में आपके लिए अलग से डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट चलते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 4, 5 और 6। ये होता है फैक्ट प्रूव्ड, फैक्ट डिसप्रूव्ड और फैक्ट प्रूव्ड आर नेदर प्रूव्ड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। Fact proved. A fact is said to be proved when, after considering the matter before it, the court either believes it to exist or considered its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon the supposition that it exists. एक फैक्ट को कहा जाता है कि ये साबित शुदा है जब उसको गौर करने के बाद क्या आता है, कोर्ट के सामने मामला आता है कि इट एदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, या तो वो ये यकीन करती है कि ये मामला हुआ है, या वो समझती है कि ये इतना मतलब भाई एक जो आदमी है उसके यानी कि जो हालात वाक़यात हैं वो उनसे गौर करती है कि ये वाकई हुआ होगा। तो जो ऐसा मामला जो कि कोर्ट की नज़र में वाकई हुआ होगा वो उसको क्या समझती है, बिलीव करती है कि इट टू एग्जिस्ट कि ये हो चुका है, वो फैक्ट क्या होगा, वो फैक्ट प्रूव्ड होगा। इसके बाद क्लास 5 क्या कहती है, अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन, आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट, द कोर्ट ईदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट or considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon the supposition that it does not exist. एक कोई फैक्ट होगा, कोर्ट उसको समझेगी ये डिसप्रूव है, कब, जब वो समझते हैं कि ये मामला कभी हुआ ही नहीं है, या वो यकीन कर सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, या उसका जो होना है वो इतना मतलब भाई उसका जो होना है कि इंसान समझ ही नहीं सकता कि ये हो सकता है। ऐसे हालात में ये फैक्ट क्या होगा, ये फैक्ट होगा डिसप्रूव्ड। और अ फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज़ नेदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड, ना उसको साबित किया जाता है ना वो साबित नहीं किया जाता, तो वो क्या होता है, वो नॉट टू बी प्रूव्ड, उसको साबित नहीं करना होता। अब चलते हैं इसके शॉर्ट नोट्स की तरफ। फैक्ट प्रूव्ड व्हेन, आफ्टर कंसिडरिंग मैटर बिफोर इट, जब अपने सामने मामले को गौर खोज करने के बाद, द कोर्ट एदर बिलीव इट टू एग्जिस्ट, वो सोचती है कि ये हुआ है, आर कंसिडर इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, ये इसका जो होना है वो उसका जो वजूद है इसको इतना ज़रूरी समझती है, दैट अ प्रूडेंट मैन ऑट, अंडर द सर्कमस्टांसिस ऑफ केस, टू एक्ट अपॉन सपोजिशन दैट एग्जिस्ट, कि जो आम फहम का आदमी है वो समझता है कि ये वाकई हुआ है, तो वो फैक्ट क्या होगा, वो फैक्ट प्रूव्ड होगा। इसके बाद है फैक्ट डिसप्रूव्ड व्हेन, आफ्टर कंसिडरिंग मैटर बिफोर इट, जब अपने सामने मामले को गौर खोज करने के बाद, द कोर्ट ईदर बिलीव इट डज नॉट एग्जिस्ट आर कंसिडर इट्स नॉट एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ऑट, अंडर द सर्कमस्टांसिस ऑफ केस, टू एक्ट अपॉन सपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, या कोई भी इंसान है जो ये सोचता है कि ये मामला नहीं हो सकता, तो वो क्या होगा, वो फैक्ट डिसप्रूव्ड होगा। फैक्ट नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज़ नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड, तो ये कैसा फैक्ट होगा, ये फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। नेक्स्ट चलते हैं इसके कमेंट्स की तरफ। फैक्ट डिसप्रूव्ड व्हेन, आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर, द कोर्ट ईदर बिलीव्स दैट फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट or consider its not existence so probable that a prudent man ought to act upon the supposition that it does not exist, such fact is said to be disproved। जब अपने सामने मामलात को गौर खोज करने के बाद कोर्ट को लगता है कि ये मामला नहीं हो सकता, तो वो फैक्ट क्या होगा, वो फैक्ट डिसप्रूव्ड होगा। प्रूफ इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, कि कोई भी मामला है आप उसको सिविल और क्रिमिनल केसेस में कैसे साबित करते हैं। द रूल ऑफ एविडेंस फॉर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस आर इन जनरल द सेम। सिविल और क्रिमिनल केसेस में जो एविडेंस के कानून हैं वो सेम है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ द प्रूफ रिक्वायर्ड इन सिविल एंड क्रिमिनल केस। लेकिन सिविल और क्रिमिनल केस में जो प्रूफ है उसकी जो डिग्री है
जो ज़रूरत है उसका फ़र्क है। वेयर एज इन अ सिविल केस अ प्रूडेंस ऑफ अ प्रोबेबिलिटी इज सफिशेंट फॉर द डिसीजन ऑफ अ केस। सिविल केस में कोर्ट को बस इतना बहुत होता है कि हाँ ये वाकई हुआ है और वो फैसला सुना देती है। इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन द गिल्ट ऑफ द प्रिजनर्स मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जबकि क्रिमिनल केस में जिसको आपने सज़ा दिलानी है उसका जुर्म आपको बगैर किसी शक व शुबे के साबित करना पड़ता है। वेयर फैक्ट आर नॉट प्रूव्ड बाय डायरेक्ट एविडेंस बट देयर एग्जिस्ट is inferred from the proof of the other fact, the fact is said to be presumed। जब आप किसी भी फैक्ट की डायरेक्ट एविडेंस नहीं दे सकते बल्कि आप किसी न दूसरा फैक्ट से एविडेंस को निकालते हैं तो इसको क्या जाता है, फैक्ट आर सेड टू बी presumed that is taken from granted until contrary is proved by the opposite party। कि उस वक्त तक साबित होता है जब तक कि दूसरी पार्टी इसको गलत साबित ना कर दे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। Whenever it is provided by this order that this court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। जब कोर्ट को ये ऑर्डर का मतलब क्या है, QSO, ये जो कानून शहादत ऑर्डर 1984 है, इसको जो आर्टिकल है जब वो ये कहते हैं कि ये फैक्ट क्या है, ये मे प्रज्यूम है। आप इससे कुछ सोच सकते हैं, इट में अदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड। तो वो उस वक्त उसको समझ सकती है कि ये साबित शुदा जब तक कि कोई उसको डिसप्रूव नहीं कर सकता। या मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, जो मे प्रज्यूम होते हैं कोर्ट उसके लिए गवाही भी मांग सकती है। उसके बाद 8 क्या कहता है, व्हेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस ऑर्डर, पहले में प्रोवाइडेड है जहाँ कहीं दिया गया होगा, दूसरे में क्या है डायरेक्टेड, जब यह QSO आपको हिदायत करता है बाय दिस ऑर्डर दैट कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड। तो कोर्ट उस वक्त उसको साबित शुदा समझती है जब तक कि कोई उसको डिसप्रूव नहीं कर देता। नेक्स्ट आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 नहीं सॉरी 29 आर्टिकल क्या कहता है, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस ऑर्डर टू बी द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर। जब इस QSO में एक ऑर्डर को दूसरे का कंक्लूसिव प्रूफ समझा जाता है, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस। कोर्ट उसको साबित शुदा समझती है और उसके लिए गवाही भी नहीं मांगती, टू गिव फॉर द पर्पस ऑफ डिसप्रूविंग इट, कि आप इसको क्या करें, इसको डिसप्रूव करें या इसको साबित करने के लिए कोर्ट इजाज़त भी नहीं देती। तो इसको बोलते हैं 27 को कहते हैं मे प्रज्यूम, 28 को कहते हैं शैल प्रज्यूम और 29 को कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। इसके शॉर्ट नोट्स हैं परमिसिव प्रिजम्पशन 7 के नाम से। व्हेनेवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर दिस कोर्ट मे प्रज्यूम अ फैक्ट, it may either regard such fact as proved unless and until disproved or may call for the proof of it। कोर्ट परमिसिव प्रिजम्पशन के लिए प्रूफ मांग सकती है। ऑब्लिगेटरी प्रिजम्पशन, whenever it is directed by this order that this court shall presume a fact, it is regard such fact as proved unless and until disproved। कोर्ट इसको उस वक्त तक साबित शुदा समझती है जब तक कि कोई इसको डिसप्रूव ना कर दे। और आखिरी है कंक्लूसिव प्रूफ, whenever one fact is declared by this order टू बी द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अदर। जब एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ कहा जाता है, द कोर्ट शैल ऑन द प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस फॉर डिसप्रूविंग इट। कोर्ट कभी भी उसको डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस भी नहीं मांगती। अब हम प्रिजम्पशन के इम्पोर्टेंट नोट्स की तरफ चलते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रिजम्पशन में भी क्लासिफाइड कन्वीनियंटली इनटू प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। हम किसी भी चीज़ को प्रिजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट भी कह सकते हैं और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। प्रिजम्पशन के बारे में मैंने आपको प्रूफ इन सिविल और क्रिमिनल केसेस में बताया है, वेयर फैक्ट्स आर नॉट प्रूव्ड बाय डायरेक्ट एविडेंस बट देयर एग्जिस्टेंस इज इन्फर्ड फ्रॉम द प्रूफ ऑफ अदर फैक्ट, द फैक्ट इज सेड टू बी प्रिज्यूम्ड दैट इज टेकन फ्रॉम आर ग्रांटेड अनटिल contrary is proved by the opposite party। ये क्या था,
ये प्रिजम्पशन से रिलेटेड मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। प्रूफ इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस वाली स्लाइड में उसके एंड पे लिखा हुआ है कि जब कोई भी डायरेक्ट एविडेंस ना मिल रही हो तो आप किसी भी फैक्ट की जो एग्जिस्टेंस है या नॉन एग्जिस्टेंस है दूसरे फैक्ट से साबित कर लें तो वो क्या हो जाती है, वो प्रिजम्पशन में आ जाती है। और प्रिजम्पशन किस तरह की है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट भी है और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी है। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या है? Presumption of fact are merely inferences of the existence of a fact drawn from the proof of the other facts in the case. A very familiar presumption of the fact in criminal cases is provided by illustration A to Article 129. वो कहते हैं जो presumption of fact है ये कहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये हम किसी भी facts की existence से होने से निकाल सकते हैं जो कि दूसरे fact को साबित कर हो। जिसकी वो मिसाल देते हैं कि अगर आप इसको समझना हो तो आप illustration समझिए Article 129 की A. On the charge of the stealing goods or receiving them, knowing them to have been stolen, the fact that they were found in the accused possessions soon after the theft raises a presumption of the accused guilt in the absence of any reasonable explanation from him as how he came by them. वो कहते हैं कि अगर हम एक इंसान पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने चीज़ें चोरीशुदा सामान लिया है और उसको अपने पास रखा है, तो हम उससे कैसे समझ सकते हैं कि जैसे ही चीज़ चोरी हुई वो फौरी तौर पर उसके कब्ज़े में आ गई तो हम ये समझेंगे कि उसने चोरीशुदा माल में डीलिंग की है। अगर वो अपनी बात को किसी अच्छी सी यानी कि रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन के साथ बयान नहीं कर पाता तो हम यही समझेंगे कि इसने क्या किया है, इसने चोरी की चीज़ में डीलिंग की है। आगे है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, डिफरेंट फ्रॉम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट इन दैट दे आर इन्फर्स which the courts are bound as a matter of law to draw. कि जो presumption of law है वो डिफरेंट करती है फैक्ट से क्योंकि ये कोर्ट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि जो मैटर ऑफ लॉ होता है उसको उसने ड्रॉ करना होता है। प्रिजम्पशन हाउ एवर स्ट्रॉन्ग कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ द एविडेंस, प्रिजम्पशन जितनी भी अच्छी हो वो एविडेंस की जगह नहीं ले सकती। Conclusive or irrebuttable presumption are inferences which the law makes so promptly that it will not allow them to be displaced by any contrary proof. कंक्लूसिव या इर्रिबटेबल प्रिजम्पशन बहुत अहम होती हैं, इतनी अहम होती है कि किसी भी तरह से आप इसको डिसप्रूव करने के लिए या इसको गलत साबित करने के लिए इजाज़त भी नहीं दे सकते। A well known instance of a kind of presumption is to be found in the section 82 of Pakistan Penal Code, provided that an infant under 7 years of the age is incapable of committing an offence. कि आप जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड है उसमें जनरल एक्सेप्शन है आर्टिकल 82 में। अब इसमें अमेंडमेंट हो चुकी है कि 10 साल से जो छोटा बच्चा है भले कुछ भी हो जाए वो जुर्म नहीं कर सकता। ये इतनी अहम और इतनी ख़ास प्रिजम्पशन है कि आप इसको किसी भी तरह से इनकार नहीं कर सकते। रिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑन द अदर हैंड आर दोस द इफेक्ट ऑफ विच मे बी डिस्ट्रॉयड बाय एविडेंस टू द कंट्रेरी बट आर द कंक्लूसिव इन द एब्सेंस ऑफ द सच एविडेंस। के जो रिबेटेबल होती हैं आप उनके खिलाफ गवाहियाँ पेश करके उनको ख़राब कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ का। तो मे प्रिज्यूम द केसेस इन विच द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट कवर ऑल द रिबेटेबल प्रिजम्पशन कंटेन इन आर्टिकल 96, 97, 98 एंड 100 एंड 129। ये जो आर्टिकल हैं इनमें जितनी भी प्रिजम्पशन दी गई है वो क्या है, वो मे प्रिज्यूम है। और मे प्रिज्यूम क्या होता है कि कोर्ट इस पर एविडेंस ले सकता है। अंडर दीज आर्टिकल्स द कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिशन टू रेज द प्रिजम्पशन और टू कॉल फॉर द कन्फर्मिटी एविडेंस ऑफ इट एज सर्कमस्टांसेस रिक्वायर। कि जिस तरह के हालात होंगे कोर्ट उसी के मुताबिक एविडेंस ले सकता है। शैल प्रिज्यूम क्या है, इन केसेस इन विच द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट no opinion is left to the court but it is bound to take the fact as proved unless and until evidence is given to rebut it. Article 95, 90 to 95 and 121 deals with this presumption। ये आर्टिकल इनके साथ डील करते हैं और उसमें क्या होता है कि कोर्ट इसमें इनको लाजमी तौर पर प्रिज्यूम समझती है कि ये साबितशुदा है। क्लास 3 ऑफ द आर्टिकल कवर्स, ये बेसिकली क्लास 3 जो है वो कौन सी है, वो क्लास 7 है। आर नाउन अंडर द इंग्लिश लॉ एज इर्रिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ऐसी प्रिजम्पशन जिसका आप इनकार नहीं कर सकते। देयर आर सिंपली इनडिस्प्यूटेबल प्रेपोजिशन ऑफ द लॉ एंड नो एविडेंस कैन बी गिवन टू कंट्राडिक्ट दैम।
आप इनको इनकार करने के लिए कोई भी गवाही पेश नहीं कर सकते। आर्टिकल 55, 127 एंड 128 डील्स विद दीज प्रिजम्पशन। यहाँ पर ये प्रिजम्पशन बताई गई हैं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, और इनके साथ फर्दर जो प्रोविजंस ऐड होती है ये आप अपनी बुक पर लिख लीजिएगा। मे प्रज्यूम वाली के साथ शैल भी और कंक्लूसिव भी कि कौन कौन से इनके साथ रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, और अगले आने वाले लेक्चर्स में भी मैं आपको रेलेवेंट प्रोविजंस बताती रहूँगी। इसके बाद है रूल ऑफ एविडेंस इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, कि ये जो सिविल केसेस होते हैं इसमें आपने गवाही कैसे साबित करनी होती है, और क्रिमिनल केसेस में आपने सबूत किस तरह से देना होता है। द रूल ऑफ एविडेंस फॉर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस आर इन जनरल द सेम, आमतौर पर सेम होते हैं, बट सम प्रोविजन इन कानून शहादत पेकुलर टू क्रिमिनल केसेस एंड अदर्स पेकुलर टू सिविलर केसेस। लेकिन कुछ सिविल केसेस में अलग होती हैं और क्रिमिनल केसेस में अलग होती हैं। देयर इज़ हाउएवर अ मार्क्ड डिफरेंसेस एज टू इफेक्ट ऑफ द एविडेंस इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। लेकिन एक बड़ा शानदार किस्म का डिफरेंस है कि आपने सिविल केस को कैसे साबित करना है और क्रिमिनल केसेस को कैसे साबित करना है। थस वेयर एज इन सिविल केसेस अ मेयर प्रोपेडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इज सफिशिएंट बेसिस ऑफ द डिसीजन, कि सिविल केसेस में बस इतना पता चल जाए कि हाँ ये वाकई इन्वॉल्व है तो बस केस का फैसला हो जाता है। इन क्रिमिनल केसेस द प्रोसिक्यूशन ऑफ गिल्ट मस्ट अमाउंट टू बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस होता है इसमें आपको अपना जो गिल्ट साबित करना होता है दूसरे बंदे का, आपको क्या साबित करना पड़ता है, आपको बियॉन्ड द शेड ऑफ डाउट, आपको कोई किस्म का शक खड़े नहीं होने देते। थोड़ा सा शक खड़ा होता है तो अक्यूज्ड को क्या होता है, मुलजिम को रियायत मिल जाती है। क्रिमिनल केसेस में जो अक्यूज़ होता है ही इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ। हमारा जो लॉ है इसमें अक्यूज़ड को बचाने की कोशिश की जाती है। क्यों बचाने की कोशिश की जाती है? हमारे सिविल लॉ में हमारे क्रिमिनल लॉ में अक्यूज़ड को बचाने की कोशिश की जाती है। हमारे क्रिमिनल लॉ में क्या है कि इन अ क्रिमिनल केस बिफोर द कोर्ट इज कॉल्ड अपॉन टू convict a person, it has to satisfy itself that possibility of the innocent is ruled out, but in civil cases that is necessary to insist upon is that the proof adduced in the support of the fact and it such that should make prudent man to act upon the reasonable doubt as to guilt of the accused. The benefit of the doubt is given to the accused। कि हमारे क्रिमिनल केस में क्या होता है कि कोर्ट ये कोशिश करते हैं कि किसी बेगुनाह को सज़ा ना हो जाए, इसलिए अगर शुबहात खड़े होते हैं तो उसको कोशिश की जाती है कि उसको रिलीफ दिया जाए। जबकि जो सिविल केस होता है उसमें सिर्फ यही साबित किया जाता है कि बस इससे ये जुर्म हो गया या इससे ये गलती हो गई तो उसको ये सज़ा दी जाती है। जो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है वो हमेशा अक्यूज्ड को दिया जाता है। इट इज़ बेटर दैट 10 गिल्टी मैन शुड एस्केप बट दैट 1 इनोसेंट मैन शुड सफ़र, एंड एक्टिंग ऑन दिस प्रिंसिपल कोर्ट्स ऑलवेज इंसिस्ट on a much higher degree of proof of criminal case than in civil case। हमारा जो सिविल केस होता है उसमें प्रूफ करने के लिए ज़्यादा डिग्रीज की ज़रूरत नहीं होती, जबकि जो हमारा क्रिमिनल केस होता है इसमें हाई डिग्री का प्रूफ चाहिए कि 10 जो मुजरिम हैं उनको बचाना कोई बड़ी बात नहीं कि एक बेगुनाह को सज़ा ना हो। द रूल एज स्टेटेड अबव इज़ नो वेयर इनेक्टेड इन द कानून शहादत बट इज़ अ रूल ऑफ द प्रूडेंस फाउंडेड ऑन पब्लिक पॉलिसी, as the consequences of the erroneous convictions are much more serious both to the accused and society than the consequences of an erroneous acquittal. Greatest possible care should be taken by the court in convicting an accused. Unlike criminal cases, in a civil cases it cannot be said that the benefit of the every reasonable doubt must necessarily go to the defendant, as the degree of the certainty required a criminal case where the burden of the proof is on the accused। वो कहते हैं कि क्रिमिनल केस में एक अगर बेगुनाह को सज़ा दे दी जाए तो ये गलत होता है बनिस्बत अगर एक मुजरिम को सज़ा दी जाए, और जो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है वो हमेशा किसको जाता है, वो हमेशा अक्यूज को जाता है। जबकि क्रिमिनल केस में क्या होता है, क्रिमिनल केस में जो जज होता है उसको बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, उसने एहतियात के तहत सज़ाएं सुनानी होती है, जबकि जो क्रिमिनल केस होता है उसमें बहुत एहतियात के साथ सज़ा सुनाई जाए। सिविल केस में ऐसा नहीं होता। अब आखिरी जो है वो क्या है, प्रोसिक्यूशन इन क्रिमिनल केस वाज रिक्वायर्ड टू प्रूव गिल्ट टू अक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट।
प्रोसिक्यूशन को क्रिमिनल केस में अपना केस बग़ैर किसी शक व शुबे के एक्सट्रीम किस्म का पेश करना होता है, जबकि सिविल केस में क्या होता है, इन सिविल केस प्रूफ एड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ अ फैक्ट शुड बी सो मच एज प्रूडेंट मैन एक्सेप्ट द सेम। सिविल केस में सिर्फ आपने इतना करना होता है कि आपको बस एक अक्ल और शऊरी आदमी ये चीज़ समझ सके कि हाँ ये हुआ है। इसमें डिफेंडेंट को कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं जाता, डिफेंडेंट को कोई मतलब इतना हाई फाई किस्म का प्रूफ नहीं लेकर आना पड़ता है। अलबत्ता क्रिमिनल केस में आपने बहुत अच्छा प्रूफ लेकर आना पड़ता है। ये हमारा आर्टिकल 2 था और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसका एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं कि जो एविडेंस होती है वो डायरेक्ट एविडेंस भी होती है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी होती है। फैक्ट का क्या मतलब होता है? फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड एनीथिंग परसीव्ड बाय सेंसेस, a mental condition of which a person is conscious, a relevant fact, for example, forming part of the same transaction, explaining, conducting, etc., introductory एक्सप्लेनेशन फैक्ट्स इन इशू सच एज डिस्प्यूटेड फैक्ट्स इन इशू। ये एक मुख्तसर तौर पर मैंने आपको एक रिव्यू लेके दिया है। उम्मीद है ये लेक्चर तो लेंथी हो गया है बट आपको समझ आ गया होगा। ये आर्टिकल 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लॉगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लैट तो खैर अलग होता है, लॉगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से LLB सिविल जज का इम्तिहान हो गया। तमाम की तमाम कंपटीशन और ख़ास करके QSO को अंडरस्टैंड करने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिकमेंडेड बुक्स भी मैंने आपको बता दी हैं। बेयर एक्ट से साथ पढ़ें, PLD पब्लिशर से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मज़ीद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।